आपको वर्तमान राजनीति में 12 मॉल एवेन्यू, इसका महत्व अभी नहीं समझ में आया, लेकिन इस पते पर प्रदेश की सियासत ही नहीं देश की सियासत को भी प्रभावित करने की कोशिशें जारी हैं। यह कोशिश कौन कर रहा है, उससे पहले यह जान लीजिए कि 12 मॉल एवेन्यू है क्या। यह बीएसपी का प्रांतीय कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, प्रांतीय कार्यालय है 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ। अब यहां हुआ क्या है, यहां मायावती ने, बहन जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर बाकी जो प्रदेश हैं, बाकी जो भारत है, वहां से कोऑर्डिनेटर बुलाए, उनके साथ मीटिंग ली। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक लग रहा था कि जो एक राजनीतिक लड़ाई 2027 के लिए है, वो 2027 तक सीमित नहीं है। वो लड़ाई, उस लड़ाई का विस्तार है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आगे, कह लीजिए पैन इंडिया। तभी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जितने कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, सबको बहन जी ने बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। इस मीटिंग से निचोड़ क्या निकला वो भी बताऊंगा, और इस मीटिंग का असली मकसद क्या था, क्यों इस मीटिंग को बीएसपी के समर्थक ही एआई मीटिंग कह रहे हैं। यहां एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कतई नहीं है। इस एआई का मतलब क्या है, फिर अगेन इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। सर, ये एआई क्या है? मतलब माना जाता है कि बीएसपी सोशल मीडिया से थोड़ी दूर रहती है, उतना तकनीक से इतना पास वाला रिश्ता नहीं है, ऐसे में एआई से बीएसपी को जोड़ना, ये एआई है क्या? देखिए मधुर, ये जो एआई है ये बेसिकली पार्टी का एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। फ्यूचर में पार्टी क्या करने जा रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है। आप यूँ समझिए कि यूपी से लेकर के और देश भर में, आप जानते हैं कि बीएसपी की जो रीच है वो देश भर में रही है। बीएसपी आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वर्तमान पे आऊँगा और ये बताऊँगा कि एआई का मतलब क्या है। मतलब एआई, आप ठीक कह रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एआई कुछ और है। मगर ये हम जिस एआई की बात कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंडर है। बैकग्राउंडर ये है कि आप सोचिए, बीएसपी की ताकत सोचिए, क्या ताकत रही है। वो पार्टी, वो जब 1984 में ये पार्टी बनती है और 84 में इलेक्शन होते हैं, तो पार्टी के संस्थापक काशीराम जी वो लड़ते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर के, चंपा जांजगीर सीट से छत्तीसगढ़। आप सोचिए, रहने वाले पंजाब के, काम किया महाराष्ट्र में, वहां से इस्तीफा दिया, पॉलिटिक्स शुरू की, बामसेफ और DS4 जैसे संगठन बनाए, उत्तर प्रदेश में राजनीति और बढ़ानी अपनी शुरू की। लेकिन चुनाव कहां से लड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में जाकर चंपा जांजगीर से लड़ते हैं और 30,000 से ज्यादा वोट पाते हैं। अब इस पे आप कल्पना कीजिए मधुर कि क्या क्या ताकत है बीएसपी की, कि संस्थापक उनके छत्तीसगढ़ में, जांजगीर में, और आप सोचिए उनका ये एक प्रण था कि कहीं भी सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़े। काशीराम जी जब तक जीवित रहे वो जनरल सीट से ही लड़े। तो जांजगीर में जाकर के वो पा जाते हैं 30,000 से ज्यादा वोट। और ऐसे बहन जी 84 में जब पहला इलेक्शन लड़ती हैं तो कैराना से लड़ती हैं। कैराना आपको ख्याल होगा, वहां पर बहन जी 44,000 ज्यादा वोट पाती हैं। और तब निर्दलीय लड़ते हैं ये लोग, जो कि बीएसपी का इलेक्शन सिंबल का कुछ सिंबल नहीं मिला, पहला ही साल होता है, सिंबल कहां मिल जाएगा। तो 44,000 वोट बहन जी पाती हैं कैराना में जाकर के, पहला चुनाव, 44,000 वोट। आप सोचिए, इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट, कोई बैकग्राउंड नहीं बहन जी का। मान्यवर काशीराम जी से प्रभावित होकर के उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, करोल बाग में रही, वहाँ पर जो बामसेफ का ऑफिस था, और वहाँ रह करके उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की और घूमना शुरू किया देश भर में, और यहाँ तक पहुँची। और उसके बाद, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एआई प्लान की जब बात करूँगा तो ये सारी बातें आपको कनेक्ट होंगी। उसके बाद बहन जी 84 बीत जाता है, 85 में उपचुनाव होता है, और बहन जी कहाँ से लड़ती हैं? बहन जी कैराना के बाद आ जाती हैं बिजनौर में, आ जाती हैं बिजनौर में। और क्या हाई प्रोफाइल चुनाव होता है। मीरा कुमार लड़ रही होती हैं, रामविलास पासवान लड़ रहे होते हैं, और बहन जी लड़ रही होती हैं। अब आप देखिए, मीरा कुमार के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट होती है मीरा कुमार, वीर बहादुर सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर होते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, कैबिनेट उतार देते हैं मीरा कुमार को जिताने के लिए। बाबू जगजीवन राम जी का, उनकी बेटी होना, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी, वरना उनका भी कोई राजनीतिक, बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री होते रह गए थे। और ये आज भी कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की जगह जनता पार्टी सरकार में बाबू जगजीवन राम ही प्रधानमंत्री होते, लेकिन उनको उस समय
एक तरह से धोखा ही मिल गया, चूंकि सहमति नहीं बन पाई, वरना देश के पहले दलित प्रधानमंत्री वो हो जाते। और यही छवि थी, वरना वो तो आईएफएस से होकर आई थी मीरा कुमार। हाँ, वो आईएफएस मतलब वो चुनाव में ये मानता हूँ वो अपने दम पे नहीं जीती। हाँ, एक तो इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर भी, क्योंकि 84 में हाँ उनकी सहानुभूति की लहर थी, और बाबू जगजीवन की बेटी थी, और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, पूरा सपोर्ट सिस्टम वहां पर था। उसके बाद रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, और रिकॉर्ड वोटों जीत चुके थे, वो हाजीपुर में रिकॉर्ड बना चुके थे। मुलायम सिंह यादव उनके साथ में थे, और भी कई समाजवादी, शरद यादव, हाँ शरद यादव, ये लोग उनके साथ में थे। और बहन जी आप सोचिए, साइकिल से वहां प्रचार करती थी, साइकिल से। उस जमाने में बिजनौर की इतनी हाई प्रोफाइल चुनाव हो रहा है, वहां भी निर्दलीय सिंबल नहीं मिल पाया था, वो साइकिल से मतलब वो बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं बहन जी के कि साइकिल से मधुर रिश्ते रहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल मतलब साइकिल उनके लिए संघर्ष का प्रतीक रही है। अब वो साइकिल से प्रचार कर रही हैं बहन जी, और जब इलेक्शन का नतीजा आता है तो आप सोचिए बहन जी, इसके पहले जब इलेक्शन होता है तो 44,000 वोट पाती हैं, यहाँ वो 60,000 से ज़्यादा वोट पाती हैं। 60,000 से ज़्यादा वोट वो पार्टी पाती है जो एक साल पहले बनी होती है, जिसके पास सिंबल तक नहीं होता है, सिंबल नहीं है, 60,000 वोट पाती हैं। मैं इसलिए सब बातें कर रहा हूँ कि आप ये समझते जाइए कि क्या क्या ताकत है, किस तरह से। अच्छा, अब आप देखिए मान्यवर काशीराम को देखिए, 84 का चुनाव जांजगीर से लड़ते हैं, हार जाते हैं। छत्तीसगढ़ से लड़ते हैं, 88 का चुनाव इलाहाबाद में होता है, वहां से आ जाते हैं यूपी। और चैलेंज किसे दे रहे हैं? सबसे टॉप लीडरशिप को। इलाहाबाद में 1988 का जो उपचुनाव होता है, वो क्या चुनाव होता है। एक और वीपी सिंह जो छोड़ के आए थे कांग्रेस पार्टी, उनका एक ग्लैमर होता है, राजीव गांधी को चुनौती दी है, बोफोर्स पे राजीव गांधी को आंख दिखाई है, भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सब छोड़ दिया है, अलग पार्टी बना। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के, हाँ अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई थी, और उनका मुकाबला करने के लिए सुनील शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे। और आप सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री को अपना गुरु मानते थे वीपी सिंह, तो गुरु भाई या गुरु के बेटे के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, और वहां पर मान्यवर काशीराम वहां उतर जाते हैं उपचुनाव में, और जब नतीजा आता है तो 70,000 से ज्यादा वोट। कहां लड़ रहे हैं वो 84 का चुनाव छत्तीसगढ़ में जाकर, चंपा जांजगीर से 30,000 ज्यादा वोट वहां पर आ गए। और उसके बाद जब इलाहाबाद में आए तो उस लहर में वीपी सिंह की प्रचंड लहर थी, राजा मांडा की, वो आइकन थे एंटी करप्शन आंदोलन के, वहां वो 70,000 से ज्यादा वोट पाते हैं। तो मैं इसलिए सब एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि ऑल इंडिया आप देखिए। और फिर 89 में आ जाइए, 89 में बहन जी पहली बार हो जाती हैं सांसद बिजनौर से। लेकिन उसके पहले बहन जी 87 में एक इलेक्शन और लड़ चुकी थी हरिद्वार से, और वहां पर 1.25 लाख वोट मिलते हैं बहन जी को। अब आप सोचिए, हरिद्वार अब उत्तराखंड में चला गया, उस समय यूपी में होता था। और जब 89 का चुनाव होता है तो बहन जी बिजनौर से जीतती हैं, और काशीराम कहाँ जाते हैं? वो एक चुनाव लड़ते हैं अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ, और दूसरा लड़ते हैं HKL भगत से पूर्वी दिल्ली में। तो क्या मतलब, क्या जिजीविषा और जज्बा है कि लड़ेंगे तो टॉप लीडरशिप से लड़ेंगे। बहन जी लड़ेंगी 85 में तो वो मीरा कुमार और रामविलास पासवान से लड़ जाएंगी, और 87 में भी जब हरिद्वार में लड़ी तो रामविलास पासवान तो जमानत नहीं बचा पाए थे मेरे ख्याल से। उनको मतलब बदला लिया था 85। हाँ, और बहन जी का 1,25,000 पर हराया भी। हाँ, 1,25,000। और काशीराम जी का कहना था पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा हराएंगे, और उसके बाद जीतेंगे, और वही कर दिखाया उन्होंने। तो ये पूरी कहानी मैं इसलिए बता रहा था। और इसमें एक ऐड और कर दूं, फिर AI प्लान पे आ जाऊंगा कि काशीराम जी उसके बाद 91 में इटावा से लड़े, वहां से सांसद चुने गए, वो पहली बार सांसद चुने गए। लेकिन 96 में, चूंकि 95 हो चुका था, गेस्ट हाउस कांड हो चुका था, रिश्ते खराब हो चुके थे, समाजवादी पार्टी के साथ में समझौता नहीं हो सकता था, तो वो चले गए होशियारपुर, पंजाब, और फिर जीते होशियारपुर से। तो आप रेंज देखिए, कभी होशियारपुर जा रहे हैं, पंजाब से जीत रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ से लड़ रहे हैं, कभी अमेठी से चुनौती दे रहे हैं, कभी दिल्ली से चुनौती दे रहे हैं, इलाहाबाद में लड़ जा रहे हैं। तो ये जो BSP के अंदर ये जो जिजीविषा थी कि देश में जहां भी जनाधार है बहुजन का, वहां हमारा सिक्का चलेगा, ये जमीन पर परिणित करके दिखा दी। लेकिन ये विजन, मतलब मैं कहूंगा, मतलब आपको चलाना बहुजन मूवमेंट है, लेकिन आरक्षित सीट से नहीं लड़ना है, ये भी विजन ही कहलाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। और ये इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि उनके जहन में, आप ये मान के चलिए मधुर, मुझे ऐसा लगता है उसी समय से था कि हमारा कोर तो हमारे साथ है, लेकिन हमको एक्सपेंड करना है। देखिए क्या है, नहीं, विजनरी लीडर थे काशीराम, बहुत विजनरी लीडर थे। अब उनके जहन, उनके जो नारे थे, आप सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि जब वो नारे अपने
बोलते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और 100 में से 85 हमारी हिस्सेदारी है, 85% तो हम हैं। तो उनके जो नारे थे वो नारे एकदम लहर पैदा करते थे। तो उनके जहन में तब से ही था कि ये एक्सपैंड करना, ये सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। और इसी विजन को लेकर के काशीराम जी आगे बढ़ते गए और बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। अब आइए जो अब हुआ है 19 अक्टूबर की मीटिंग पर अब आ जाइए। इस मीटिंग में 400 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर आए थे पूरे देश से, 400 से ज़्यादा। अब उसमें साउथ के भी राज्य थे, उसमें पश्चिम भी था, पूरब भी था, सेंट्रल इंडिया भी था, ये सब थे। यूपी उत्तराखंड नहीं आए थे क्योंकि 16 अक्टूबर को बहन जी बैठक कर चुकी थी। अब बहन जी का ये प्लान देखिए, पूरी ऑल इंडिया से कोऑर्डिनेटर बुला लिए बहन जी ने। अब बहन जी 9 अक्टूबर के बाद से क्या कर रही है आप निगाह डालिए। 9 अक्टूबर को एक रैली करती हैं, चौंक जाते हैं लोग, इतनी भीड़ आ गई, ऑर्गेनिक भीड़ आ गई, बिना किसी बंदोबस्त के, बिना किसी नेताओं के कोशिश किए हुए लोग उमड़ करके आ गए। यहाँ से एक उनको लगता है कि नहीं, बीएसपी का बेस तो है, इसको उठाना है। 16 अक्टूबर को एक मीटिंग करती यूपी उत्तराखंड की, उसमें तमाम सारी बातें तय हो जाती हैं, ये भी तय होता है पुराने नेता भी लौट करके आएंगे। और 19 अक्टूबर को जो बहन जी करती हैं उसमें यूपी उत्तराखंड को खंड को अलग करती हैं और ऑल इंडिया आ जाता। अब एआई पे आ जाइए। ए का मतलब आकाश आनंद इस मीटिंग में आए, बहन जी का पैर छुआ और बहन जी ने एक बात कही। बहन जी ने कहा कि आकाश आनंद का, सब कोऑर्डिनेटरों से कहा, पूरे ऑल इंडिया कहा कि जैसे मेरा साथ दिया वैसे ही आकाश का भी साथ देना। इसका मतलब क्या था? बहन जी ने क्लियर कर दिया कि आकाश आनंद ही इस पूरे मूवमेंट को लीड करेंगे और मेरा आशीर्वाद उनके सिर पर है। एक बात और आप देखिए, आकाश आनंद का जो पद है इस समय वो क्या है? वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, नंबर 2 हैं। पार्टी में 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे कि रणधीर बेनीवाल हो गए, राजा राम हो गए, रामजी गौतम हो गए, 3 और हैं। ये 6 कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करते हैं आकाश आनंद को, आकाश आनंद बहन जी को रिपोर्ट करते हैं, कन्वीनर हैं। तो सबके सामने उन्होंने ये बात कह दी। तो ये आकाश, यानी कि आकाश का एकदम आकाश, वो आकाश हैं, ये बहन जी ने क्लियर कर दिया सबके सामने, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा हो चुका था, बीच में उनकी जिम्मेदारियां भी ले ली गई और इसी मार्च में उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरे पर, मौके पर यह भी हुआ था कि उनके प्रचार पर रोक लग गई थी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, भटका हुआ भी बता दिया गया। हाँ, उस दौर में चूंकि उनके फादर इन लॉ से भी शिकायतें सामने आई थी, बहन जी ने फिर उनको भी निकाल दिया और ये था कि ससुराल वालों के प्रभाव में इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब जब इन सब से उभर के देखिए, आकाश आनंद की एक बात की दाद देनी पड़ेगी मधुर, आकाश आनंद ने धैर्य और कभी लाइन क्रॉस नहीं की। आकाश आनंद ने एक शब्द ऐसा नहीं कहा जो बहन जी के सम्मान को कहीं से भी आहत करता हो, कहीं से भी। मतलब जितना मैं आकाश आनंद को समझता हूँ, जितना मैं उनसे इंटरव्यू भी किया है, जानता भी हूँ उनको, तो आकाश आनंद का नेचर ही नहीं है कि ऐसा कुछ करें। लेकिन फिर भी होता है कि जब जिम्मेदारियां ले ली जाती हैं, पार्टी से हटा दिया जाता है, तो फिर कोई बख्शता नहीं है। ये अभी तक की परिपाटी रही है, ये हमने तमाम परिवारों में देखा है। ये लड़ाई बहुत तगड़ी जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है कि जैसे लगता है कि अब कैसे रिपेयर हो पाएगी। चौटाला परिवार देख लीजिए, कितने करीब थे, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, और फिर रिश्ते रणधीर चौटाला बिगड़े तो ऐसा बिगड़े कि मतलब उदाहरण दिए, नाम तक नाम नहीं सुनते हैं और क्या क्या ना हो जाए वहाँ पर, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन आकाश आनंद ने इस लेवल को हमेशा मेंटेन रखा, उसकी गरिमा को मेंटेन रखा। और इसीलिए जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो बहन जी ने बड़े ही उनको प्रेम से उनको वापस बुलाया और अपने बाद नंबर 2 की जिम्मेदारी सबके सामने सौंप दी और इस बार सबके सामने कह भी दिया। अब यही एआई प्लान है। आकाश, आई मतलब इंडिया, इस एआई का मतलब है आकाश इंडिया, यानी कि आकाश और ये पूरा का पूरा इंडिया। वहां पर सारे देश के कोऑर्डिनेटर बैठे हुए थे, उनके सामने आकाश को बहन जी ने यहां पर रख दिया कि जैसे मेरा सपोर्ट किया इनका भी सपोर्ट कीजिएगा। यानी कि प्लान क्लियर है, विजन पूरे इंडिया का है और केंद्र में आकाश है और मार्गदर्शन, आशीर्वाद ये सब बहन जी का है। मार्गदर्शन मतलब वो नहीं है जो आपने बीजेपी में देखा है कि मार्गदर्शक मंडल में चले गए तो दूर से ही उनकी प्राइमरी भूमिका नहीं, बहन जी की भूमिका है, प्राइमरी भूमिका बहन जी की है। बहन जी, मैं आपको बता रहा हूँ मधुर, बहुत एक्टिव हैं, इस उम्र में भी बहुत एक्टिव हैं और ये जान करके आपको हैरानी होगी कि अपने काडर से, इन सब से बहन जी का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, बीच में कोई नहीं है। यही बहन जी के स्टाइल ऑफ वर्किंग की सबसे मजबूती है कि बीच में कोई रहता नहीं है, डायरेक्ट और टच में रहती हैं। तो आकाश आनंद यहाँ आगे सामने, एआई प्लान का मतलब क्लियर है, आकाश आनंद इंटायर इंडिया और ऑपरेशन शुरू। अब यहाँ मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि
ये जो एआई है, आकाश वाला जो इंडिया है, इस इंडिया से जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसको कितना खतरा है? देखिए ये एक मसला है और ये बड़ा मसला है, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी किया है कि अब नहीं गठबंधन। ना 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 सवाल ही नहीं उठता है। और वो इसलिए भी नहीं उठता है जो कि बहन जी को इसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नाम क्यों लिया? हमने पूछा ये बात, कई लोगों से पूछा जो कोर टीम का हिस्सा, उनका ये कहना है कि भाई हमारे वोट बैंक को खतरा जहाँ पर है हम पहले वो एड्रेस करेंगे। उनको खतरा इस बात का है कि उनका वोट बैंक समाजवादी पार्टी ले गई और ये क्रेडिट समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। भाई अखिलेश यादव का ये क्रेडिट है, भाई ये तो पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जो विन कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो विन कर लिया तो उससे आप कोई उसको आप निगेटिव कहें। भाई उसने विन किया, कुछ उसने किया। अखिलेश यादव ने फीलर्स दिए दलितों को, तो दलित उनकी ओर गए। अखिलेश यादव, आप ध्यान दीजिए, रामजीलाल सुमन उनके करीब रहते हैं, अक्सर आप देखते होंगे, मतलब पूरा उन्होंने वही पैटर्न बदल दिया अपना। रामजीलाल सुमन रहते हैं उधर अयोध्या में, अयोध्या के जो सांसद चुने गए हैं वो उनके साथ रहते हैं। तो अखिलेश यादव भी लगातार मैसेज दे रहे हैं। काशीराम जी की अभी अब जो बस एक मैं बता दूं, जैसे आपने अयोध्या के फैजाबाद के सांसद का नाम लिया, इस चुनाव में 2 सीटें ऐसी थी जो काशीराम मॉडल पे अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतारे। काशीराम मॉडल क्या कि भाई आरक्षित सीट पे मैं नहीं लड़ूंगा। अब 2 सीटें थी, एक अरुण गोविल वाली सीट से शायद उन्होंने जनरल सीट पे उन्होंने उतार दिया था, सुनीता वर्मा को उतार दिया था, आरक्षित कैटेगरी को जनरल सीट पे आरक्षित कैटेगरी दे दिया था, यानी रिवर्स। और ये बड़ा ब्रेव फैसला था। और फैजाबाद सेम किया था, जनरल सीट पर और एक में जीत गए, एक में मामूली से हारी सुनीता वर्मा जीती जाती वो अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक बताया गया और अखिलेश यादव उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, बाबा साहब का नाम लेते हैं कंटिन्यू, वो काशीराम जी का नाम कंटिन्यू लेते हैं, वो दलितों के मुद्दे को जम करके उठाते हैं। तो ये वो अपनी ओर ले गए हैं। अब बहन जी की रणनीति ये है कि भाई आप हमारे कोर को जो ले जा रहा है, हमारा पहला चैलेंजर वो है, इसलिए हम पहले उसको एड्रेस करेंगे। तो इसलिए जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया ही कोर ले जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस दलित मुस्लिम, ये उसका पुराना जो कॉम्बिनेशन दलित मुस्लिम ब्राह्मण्स या अपर कास्ट, ये कांग्रेस का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में बहन जी के लिए दिक्कत क्या है कि आप दलित को खींच करके ले जाओगे। भाई कांग्रेस से दलित खींच लिया बहन जी ने, बहुत पहले खींच लिया है, आप वो वापस ले जाओगे। समाजवादी पार्टी भी वो चंक ले जाना चाहती है। तो ऐसे में अगर ये सब आप लेके जाओगे तो बहन जी का कोर वोट बैंक चला जाएगा। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी से कोई यादव वोट बैंक खींचने पे आमादा हो जाए तो कितनी बड़ा चैलेंज होगा समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी सारी बात छोड़ करके वो पहले कोशिश करेगी, नहीं भाई यादव वोट बैंक नहीं आना चाहिए हमसे, यादव या MY कर दीजिए, यादव मुस्लिम कह दीजिए, यादव और मुस्लिम दोनों, वो नहीं। बीजेपी से कोई कह दे भाई सब आपके अपर कास्ट तो जा रहे हैं, तो बीजेपी के हाथ पांव फूल जाएंगे। भाई अपर कास्ट को आप बीजेपी से ले जाएंगे। शुरू में बीजेपी को क्या कहते थे? बनिया की पार्टी, ब्राह्मण की पार्टी, ठाकुर भी जुड़ गए, वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये हो गए। फिर सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू किया उन लोगों ने, कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया, उमा भारती को। मोदी के दौर में नरेंद्र मोदी जब PM बने, 14 बीजेपी यूपी जीती, तो ओबीसी की पार्टी कहा गया, ओबीसी की पार्टी कहा गया, वैसे पार्टी कहा गया। और नरेंद्र मोदी ने लगातार इस पे काम किया है। नरेंद्र मोदी को आप देखिए कितने राज्यों में उन्होंने ये इंश्योर किया कि ओबीसी लीडरशिप रहे, ओबीसी लीडर को सस्टेन किया जाए। जहां CM नहीं बना पाए तो वहाँ उनका प्रदेश अध्यक्ष को ओबीसी रखा है। ओबीसी पे बहुत काम किया क्योंकि ओबीसी बड़ा चंक है, सबसे बड़ा चंक ओबीसी है। और ऐसे में बहन जी इस बात को लेकर के, और बड़ी वो जेन्युइन चिंता है उनकी, भाई आप हमारा दलित वोट बैंक खींच लेंगे। जब वो आप खींच लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास जो ओबीसी आया अभी था वो कैसे आएगा? कोर नहीं है तो कैसे आएगा? इसीलिए इंडिया ब्लॉक को बहन जी का एकदम ये क्लियर है, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाना, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जाने का मतलब क्या है? वोट ट्रांसफर। और आप सोचिए, बहन जी अक्सर ये कहती हैं कि भाई वोट ट्रांसफर तो नहीं होते हैं। आप सोचिए उस दिन नोट को उन्होंने क्या कहा था, हमारे वोट तो आपने ले लिए, आपके वोट हमें कहाँ मिले? अखिलेश यादव का टेक है कि हमने तो वोट ट्रांसफर कराए थे, आंकड़े बताते हैं, इसलिए आप 10 जीत गए थे, हमारे 5 जीत गए थे। तो ये सनातन, यहाँ भी सनातन डिबेट है। लेकिन बहन जी का जो सोचना है मैं वो बता रहा हूँ, जो उनके करीबियों से बात करके पता चलता है, उनका क्लियर है कि भाई इंडिया के साथ जाने का मतलब है कि हमारा ये कोर तो गया, फिर हम क्या करेंगे? अगर ये कोर रहेगा तो हम बीजेपी से लड़ जाएंगे, तो हम इंडिया से भी लड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये कोर चला जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? ये उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे आपने कहा कि सारे कोऑर्डिनेटर के सामने बहन जी ने ये तो कह दिया कि देखो, जो जैसा सम्मान, जैसा प्यार आपने मुझे दिया वैसा आकाश को देना।
लेकिन ये भी मत भूलिए कि 9 अक्टूबर को उन्होंने ये नहीं कहा कि इस बार सीएम आकाश आनंद को बनाना है, उन्होंने कहा 5वीं बार मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो यानी ये लकीर भी क्लियर है। अब मुझे एक ये शुरू से क्लियर है मधुर, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है बहन ठीक है। जी को। और आप आकाश आनंद की बात सुनिए, वो भी कहते हैं कि बहन जी को सीएम बनाना है। आकाश आनंद के आप भाषण उठा लीजिए, जब से वो पॉलिटिक्स में आए 2019 में बहन जी ने उनको बनाया था नेशनल कोऑर्डिनेटर, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनकी हर भाषण में ये है कि बहन जी को ही बनाना है सीएम, वहाँ कोई कंफ्यूजन। जाहिर सी बात है। बस इसी से लगा हुआ मेरा दूसरा सवाल था, जैसे हम देखते हैं कि एक पीढ़ी का नेता जब दूसरे को आगे करता है तो उस पीढ़ी के साथ के जो नेता हैं उनका संबंध उतना मधुर, उतना अच्छा नहीं रहता। जैसे मुलायम सिंह यादव के साथ के जितने भी लीडर हैं वो सभी यही कहते हैं कि अखिलेश यादव के व्यवहार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव को बल्कि मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा मृदुभाषी बताते हैं कि बड़े जेंटल वे में पेश आते हैं। लेकिन यह भी पता है कि वो पीढ़ी अखिलेश यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाई। इवन आजम खान को देख लीजिए, अखिलेश यादव से नाराजगी पर कभी उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि नहीं कोई नाराज नहीं हूं, मेरे लीडर हैं, बल्कि वो मुलायम सिंह यादव की हर बात में बात अखिलेश यादव करिए वो मुलायम सिंह यादव पे पहुंच जाते हैं कि वो थे लीडर, मेरे माशूक थे। तो क्या ये जो जनरेशन गैप है, आकाश आनंद के साथ भी तालमेल बिठाने में आकाश आनंद को भी दिक्कत होगी ना? कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर ऐसे होंगे बीएसपी के या जो बाकी यूपी और उत्तराखंड के अलावा जो आज आए थे, उनसे तालमेल बिठाने में भी तो दिक्कत आएगी। ये तो आकाश आनंद को भी फेस करना होगा। देखिए वो तो नेचुरल सी बात है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आएगी। और बहन जी का अंदाजा है। अब देखिए बहन जी क्या है ना कि अनुभव से पकी हुई उन्होंने पॉलिटिक्स की है। बहन जी का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, किसी का कोई बहन जी का कोई विरासत नहीं रही है कि उनको किसी ने विरासत में दे दी हो पॉलिटिक्स। आप देखिए, आप और महिला नेताओं से तुलना कीजिए। इंदिरा गांधी के पीछे जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी 59 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। आप सोचिए 59 में वो अध्यक्ष बन जाती हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी। और आप नाम कीजिए, ममता बनर्जी का नाम लीजिए। अपनी पार्टी बनाने से पहले उनका बैकग्राउंड क्या था? वो कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता थी कांग्रेस की। और उनकी आप समझ लीजिए कि तूती बोलती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री भी थी वो। ये उनकी एक पहचान थी। बाद में उनकी नहीं बनी, उन्होंने अलग पार्टी बना, लेकिन एक बैकग्राउंड था, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ में जुड़ी हुई थी। आप जयललिता की बात कीजिए। जयललिता पार्टी AIADMK बनने के 10 साल बाद आई हैं। पार्टी बन चुकी है, फसल रेडी है, AIADMK का जलवा है, MG रामचंद्रन छाए हुए हैं, जयललिता सुपरस्टार हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ रही है। लेकिन बहन जी के बारे में आप बताइए। बहन जी हम्बल बैकग्राउंड है, कोई पीछे विरासत नहीं है, पार्टी खुद बनाने में लगी हुई हैं, जुटी हुई नहीं हैं। मान्यवर काशीराम के साथ में साइकिल से जा रही हैं, कार्यकर्ताओं के घर रुक रही हैं, रूखा सूखा जो मिल रहा है खा रही हैं और डटी हुई हैं कि नहीं हमको इस पार्टी को बरगद बनाना है। ये उस बैकग्राउंड से बहन जी निकली हुई हैं, तो उनको पता है, उनकी अनुभव वाली आंखें, वो समझती हैं इस बात को कि आकाश के सामने दिक्कत आएगी। और यही वजह है कि आकाश आनंद को उन्होंने पूरी तरह से अपने संरक्षण में रखा हुआ है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आकाश आनंद के पास कोई ऐसी पावर है जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकें। उनके जो भी फैसले होते हैं, मेरी जानकारी ये कहती है, बहन जी के ही मार्गदर्शन में होते हैं। इसलिए वो संकट नहीं है, अभी नहीं है। बहन जी लगातार मॉनिटर कर रही हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रही हैं और सबको पता है नेता हमारी बहन जी हैं। और आकाश आनंद, बहन जी ने कहा है, बहन जी ने ये कहा है कि इनका आकाश आनंद को हमें साथ देना, तो उनको देना है साथ, वहाँ कोई दूसरी लाइन है ही नहीं। ये बहन जी के कहने का मायने है। इसलिए आकाश आनंद के सामने ये समस्या नहीं आती हुई दिखाई पड़ रही, चूंकि एक बरगद का वृक्ष है। बहन जी हैं मार्गदर्शन देने के लिए और उनकी बात का बड़ी वजन है बीएसपी के अंदर, बड़ी कद्र है बीएसपी के अंदर। लोग जो जुड़े हुए हैं वो भावना से जुड़े हैं। वो आप समझ लीजिए कि उनका एक दिल और जहन का इस पार्टी के साथ में लगाव है। और मैंने आपको कल भी कहा था मधुर कि बहन जी की आदत है सामान से कार्यकर्ता को उठा करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। आप देखिए रामजी गौतम को कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया। आज वो इकलौते राज्यसभा के MP हैं, लेकिन रामजी गौतम इसके पहले क्या थे? राजा राम इसके पहले क्या थे? बहन जी ने कहा ये जयप्रकाश जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, जिनकी आज वापसी की संभावना थी, आज वापसी नहीं हो पाई, बात आगे टल गई है, आगे देखते हैं क्या होता है, संभावना थी आज हो जाएगी। ये क्या थे? इन लोगों को कोई जानता नहीं था। बहन जी ने इतना ऊंचा उठाया और उसके बाद लोग दुनिया ने जाना और पूछा ये कौन है।
इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इनके पीछे कोई इंडस्ट्रियल लॉबी नहीं थी, इनके पिता किसी राजनीतिक पार्टी में बड़े पद पर नहीं थे, आम जैसे लोग थे। बहन जी ने पहचान की, हीरा समझा और उठा करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये उनके काम करने की शैली, और इसीलिए आकाश आनंद के ऊपर मातृत्व की छाया है और उनका आशीर्वाद है, और वो कोई भी संकट नहीं आने देंगे, ये उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है। और अगर आप देश की सियासत पे नज़र डालें, जैसे रमन सिंह, अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये 1-2 बार, इनसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी खुद, उन्हीं की कतार में बहन जी का भी नाम आता है, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। तो जो मतलब कहा जाता है कि एक राजनीतिक लेक्चर अगर उनके पास आप बैठ जाइए तो ही इतना मिल सकता है कि हो सकता है कि वो आपको उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे को, सबसे कॉम्प्लेक्स सूबा है, कई जोन में बटा है, इस कोने की सियासत उस कोने से मिलती नहीं है, इस कोने का कास्ट इक्वेशन उस कोने से नहीं मिलता है, उसको समझने में वाकई बहन जी एक बरगद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे यहाँ एक चीज़ जानने की इच्छा है कि आकाश आनंद को क्या ये चुनौती वो खुद नहीं लेते होंगे कि यार, मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो जो हमारा ही विपक्ष है, हमारा विपक्ष मतलब सत्ता के खिलाफ ये भी हैं, सत्ता के खिलाफ दूसरी पार्टियां भी हैं, वो बीजेपी की बी टीम कह रहा है, तो क्या इस छवि से बाहर आने की कोई प्लान है या बेफिक्र हैं वो इस टैग से जो विपक्ष उनको दे रहा है? देखिए, ये उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं है, और ये अनुभव पता है उनको कि ये अनुभव तो तब से हो रहा है। ये तो शुरुआत हो गई थी 1995 से, 1995 में, 97 में, 2003 में बहन जी तो लालजी टंडन को राखी बांधती थी। बहन जी, आप सोचिए, जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, कैसे गई, अब याद कीजिए। बहन जी 95 में सरकार बीजेपी के साथ बना चुकी थी, बहन जी 97 में बीजेपी सरकार के साथ सरकार बना चुकी थी, लेकिन फिर भी 99 में जब वोट देने की बारी आई तो उसके पहले एक बैठक बहन जी ने अपने सांसदों की और उसमें 2 सांसद मुस्लिम थे। एक का नाम था आरिफ मोहम्मद खान, बहराइच से सांसद थे, गवर्नर, हाँ, बहराइच के सांसद थे आरिफ मोहम्मद खान, और अकबर अहमद डम्पी, वो आजमगढ़ से सांसद थे। ये दोनों बहन जी के सांसद थे, संजय गांधी के बहुत करीब। हाँ, एग्जैक्टली, एक ज़माने में। हाँ। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बहन जी, आप अगर समर्थन दे देंगी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, सरकार जयललिता समर्थन वापस ले चुकी थी, अशोका होटल में टी पार्टी हुई थी, बड़ी चर्चित टी पार्टी थी, जयललिता के समर्थन में वापस 30 के करीब सांसद पार्टी छोड़ दिए थे, और ये था कि अब सरकार गिर जाएगी, 1999 की बात थी। तो बहन जी से बात हुई थी, कुमार मंगलम, उस समय आपको याद होगा, पी कुमार मंगलम एक बड़े नेता थे एनडीए के, वो बीजेपी के, वो बाकायदा गए, बहन जी से मिले, बहन जी से सब बातचीत हो गई और ये सब हो गया था कि हाँ, आश्वासन मिला, आश्वासन, हाँ, बीजेपी को लगा था कि बहन जी हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में शरद पवार भी गए, मिले, और भी लोग मिले, तो बहन जी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई। अब उसमें आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देखिए बहन जी, आप अगर समर्थन कर देंगी तो मुसलमानों में बड़ा ख़राब मैसेज जाएगा, और वो इसका जो है असर है वो नीचे तक जाएगा, ग्रॉस लेवल तक जाएगा, यानी बी टीम मान लिया जाएगा। हाँ, पूरी बात सुनी। और अब सोचिए, अब वोटिंग शुरू हो गई 1999 में, विश्वास मत लाया गया, और उस विश्वास मत पर जीएम बालियोगी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, वो बोलते हैं आईज और नो, तो वो ध्वनि मत से कहते हैं कि जो आईज हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब समर्थन है सरकार को, ध्वनि मत से। विपक्ष विरोध करता है तो कहते हैं चलो डिवीजन, वो तो कॉन्फिडेंट थे ना, सरकार को ये था अटल बिहारी वाजपेयी कि बहन जी ने समर्थन हमको देंगे, ये तय है, उनको एकदम क्लियर था। मैं आपको बात और बता रहा हूँ, बहन जी को एक ऑफर दिया गया था कि आप अगर समर्थन दे देंगी तो यूपी में आपकी सरकार बनवा देंगे, ये ऑप्शन भी दिया गया था, चूँकि 95 और 97 और उसके बाद 2003 अभी आया नहीं था, 1999 में उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो ये कहा गया कि आपको हम बना देंगे मुख्यमंत्री, इतना ऑफर दे दिया गया बहन जी को। और उसके बाद जब वोटिंग शुरू होती है तो ऐसा कहा जाता है कि बहन जी वोटिंग शुरू होते ही मुड़ी, ये कहा जाता है, और मतलब जो लोग उस दौरान थे उनका एक कहना, और बहन जी मुड़ी और पीछे बोली, आरिफ लाल बटन दबाओ, समझे आप? वहां सब सन्न रह गए। आरिफ मोहम्मद खान लाल बटन दबाओ का मतलब था रिजेक्ट करो, हम नहीं है विश्वास मत के साथ में, और हो गया, कांड हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, एक वोट से चली गई। अब सोचिए, बहन जी सरकार गिरा देती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बहन जी पर ये टैग जो लगा हुआ है, वो जानती है लगा हुआ है, आकाश को पता लगा हुआ, लेकिन इस टैग के बाद वो सरकार गिरा चुकी है एनडीए की, जो इतिहास जान रहा है,
और उनका और काशीराम जी का बहुत ही क्लियर था कि भाई हमको विस्तार करना है तो हमको सपोर्ट चाहिए, और बीजेपी सपोर्ट दे दे, हम बीजेपी को खा जाएंगे, अपनी पार्टी बड़ी कर लेंगे। और बहन जी ने वो कर दिया। 2003 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में अपने दम पर आ गई वो, और 5 साल सरकार चलाई। उसके बाद लगातार डिक्लाइन हुआ, ये भी एक सच्चाई, ऐसा डिक्लाइन हुआ कि आज एक है। तो ये उनको इस बात का एहसास है, ये टैग लगा दिया गया है। लेकिन इस टैग से उनको परवाह फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये कई बार तोड़ चुके हैं पहले भी, मैंने आपको बताया। बार बार अग्नि परीक्षा देने के बाद भी अगर वो टैग मिल रहा है, हाँ तो नहीं, उसके फर्क क्या पड़ रहा है उनका, ये है मैं बता रहा हूँ भाई, 95 में उन्होंने सरकार बना ली, तो 95 के बाद अगले चुनाव में खत्म हो जाना चाहिए। 97 में फिर सरकार बना ली, फिर 2003 में खत्म हो जाना चाहिए, 2003 में मुख्यमंत्री बन गई, फिर 2007 में तो एकदम नहीं होना चाहिए। जब 2003 में आपने सरकार बनाई है और उसके बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, 2003 से लेके 2007 तक वो रहे हैं, 7 में बहन जी आ रही, तो फिर तो नहीं आना चाहिए था। अपने बहुमत से आ गई, 206 सीटें ले आई वो, उल्टा मुस्लिम वोट भी गया, मुस्लिम वोट भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गए। तो इतना सब चीज़ें होने के बाद उनको ये समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें मायने रखती नहीं, कौन किसकी बी टीम है। अब ऐसा तो देखिए, ओवैसी की पार्टी को क्या कहा जाता है, बीजेपी की बी टीम। बहन जी को अगर एक बार कहा जाता है तो ओवैसी को 10 बार कहा जाता है। सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं मधुर कि ओवैसी पर कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता है। सवाल उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि ईडी ओवैसी के घर की तलाशी क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं ओवैसी को छोड़ रखा है, ये सवाल उठाया जाता है कि ओवैसी बी टीम है। लेकिन इसके बाद भी ओवैसी पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत लाए, और कहाँ से जीत लाए, बिहार के चुनाव में सीमांचल से 5 सीटें ओवैसी जीत लाए। इस सब के बाद भी महाराष्ट्र में उनके सांसद जीते हैं, उनके विधायक और तमाम जगहों पर जीते हैं। तो ये बी टीम वाली बातें ये सब कही जाती हैं, सबको मालूम है। लेकिन आप किस पोजीशन में हैं, क्राइटेरिया एक ही है मधुर, आप बीजेपी को हराने की पोजीशन में हैं या नहीं। अगर आप पोजीशन में आ गए हैं तो मुसलमान आपकी ओर चला जाएगा। अरे आप सोचिए मधुर, बाकी छोड़ दीजिए, जब मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को वोट कर दिया, उद्धव ठाकरे को, कि बीजेपी को हरा देंगे, वो उद्धव ठाकरे जिनके पिता बाल ठाकरे खुलेआम कहते थे हाँ मैंने बाबरी मस्जिद गिराई है, मुझे गर्व है, ये कहते थे। उद्धव ठाकरे भी बड़ा सपोर्ट करते थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का और हिंदू मंदिर, राम मंदिर का, सब बातें कहते थे। लेकिन जब मुसलमान को ये लगा कि भाई उद्धव ठाकरे आ गए हैं, इस तरफ आ गए हैं, और वो कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के बीजेपी को हरा देंगे, तो उद्धव ठाकरे को भर भर के वोट मिले हैं, मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, आपको हैरानी होगी, वक्त के समर्थन में खड़े हुए हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। पूछा गया अरे भाई ये क्या हो गया, तो ये सब बातें मायने रखती नहीं। मुद्दा यही है कि क्या आप बीजेपी को हरा सकते हैं, और अगर आपका कोर आपके साथ है, जो बहन जी अभी 9 अक्टूबर को जो ताकत दिखाई है, तो फिर ये एक मैसेज जाता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और स्थितियां वहां से बदलने लगती हैं। अब चर्चा को आखिरी दौर में ले जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जिसके बगैर ये विमर्श हो ही नहीं सकता पूरा, जब जब बात होगी वर्तमान में दलित राजनीति की, बहुजन मूवमेंट की, अगर जिक्र बीएसपी का होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि एएसपी का जिक्र ना हो, आजाद समाज पार्टी का। 9 अक्टूबर की रैली से सभी दलों ने इस पे मुहर लगा दी कि रैली तो सुपरहिट थी, कोई खुल के कहे कोई ना कहे, अंदर खाने सब ये मानते हैं ऑर्गेनिक भीड़ थी। अब आप बीएसपी के रिवाइवल में, पुनर्जन्म में, और जोश हर रैली के साथ ताजा बढ़ता जा रहा है। 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, इनके बीच आजाद समाज पार्टी मतलब कहां आप पार है, मतलब उसको भी कुछ थ्रेट महसूस हो रहा होगा इस रिवाइवल से। देखिए जाहिर सी बात है, टारगेट वोट बैंक एक ही है, और बीएसपी का जो वोट बैंक है उसमें आजाद समाज पार्टी ने सेंध लगाई, खासतौर पर जो जाटो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई हुई है। कोर में भी कोर में भी कोर, तो वो बिल्कुल थ्रेट होगा। वो थ्रेट बीएसपी को भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आजाद समाज पार्टी को है, बीएसपी को भी थ्रेट है। और चंद्रशेखर ने साबित किया है, अभी उपचुनाव में जिस तरह से चंद्रशेखर ने जीता है, अभी जो 10 उपचुनाव हुए, आप सोचिए कुंदरकी में उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार था वो बीएसपी से आगे निकल गया। 4 या 5 सीटें ऐसी थी जहां आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार, मुजफ्फरनगर की जो सीट थी, सुम्बल राणा वाली जो सीट थी, वहां भी हो गया। गाजियाबाद की एक सीट थी, वहां भी हो गया। तो इस तरह से वो आगे, खुद वो जहां से जीते हैं नगीना से चंद्रशेखर, वहां बीएसपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। तो ये तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि बीएसपी का वोट ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर बहन जी का ये जो जिस तरह से इस बार हम 9 अक्टूबर से देख रहे हैं, जिस तरह से बीएसपी का रिवाइवल फेज चल रहा है, बहन जी का जो चमत्कार कहा जाता है, मुजज़ा, जिस तरह से वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिर से दिखाई पड़ सकता है,
तो चंद्रशेखर को वाकई एक बड़ी चैलेंज होगा, क्योंकि चंद्रशेखर का जो उभार हो रहा है उसमें एक बात कही जा रही है कि भाई जिनको निराशा है कि नहीं बहन जी का मूवमेंट और बहन जी का पूरा जो आंदोलन है, जो पार्टी है वो अप डाउन हो रही है, तो एक अल्टरनेटिव चाहिए जो समाज की बात करने वाला, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो अगर बहन जी फिर से उस ताकत से उभरती हुई दिखाई पड़ेंगी तो वो फिर से बहन जी की ओर आ सकता है, इसलिए ये मामला बड़ा ट्रिकी हो जाता है मधुर। और इसीलिए आप देखिए, मैं जहां तक चंद्रशेखर आजाद की रैलियां देख रहा हूं, उनकी तकरीरें सुन रहा हूं, उनके भाषण सुन रहा हूं, ओबीसी पे वो फोकस कर रहे हैं। कह रहे हमारी जब 27 के चुनाव आएंगे या पंचायत में 50% टिकट ओबीसी को, वो समझ गए हैं खतरे को। देखिए स्मार्ट पॉलिटिशियन वही होता है, खतरे को समझ जाए और उसी दिशा में मेहनत करे, तो अब वो ओबीसी समाज पे फोकस कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतना ही। चर्चा पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।